नेक्स्ट जेन पीसीएस आपके सपनों को साकार करने में हमारा साथ हर पल। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस में। दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी का जो भाग 1 था उसको हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत के भाग 2 को, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे देख लेते हैं। पहली है संसदीय व्यवस्था, दूसरी है संघीय व्यवस्था, तीसरी है केंद्र राज्य संबंध, चौथी है अंतर्राज्यीय संबंध और पांचवी है आपातकालीन संबंध। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं संसदीय व्यवस्था को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संसदीय व्यवस्था को देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है, हमारे संविधान में कौन से आर्टिकल में आती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और ये अन्य देशों से किस प्रकार भिन्न है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भारत का संविधान है, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संसदीय सरकार का जो है स्वरूप उसको तय करता है। केंद्र स्तर पर आर्टिकल 74 से लेकर आर्टिकल 75, यानी कि दो ही आर्टिकल इसमें है। आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में केंद्र में संसदीय व्यवस्था की जिक्र की गई है, जबकि आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में राज्यों में संसदीय जो सरकार होती है उसकी स्वरूप की चर्चा की गई है। अब आपको पता होना चाहिए कि संसदीय व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है। तो इसके पहले जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र में अगर हम सरकार के स्वरूप को या उसकी प्रकृति को बांटते हैं तो उसका मेन आधार होता है सरकार के कार्यपालिका और विधायिका के जो अंग हैं उनके मध्य संबंध कैसा है। ठीक है, यानी कार्यपालिका और विधायिका के बीच जिस प्रकार का संबंध होता है उसी के आधार पर हम जो सरकार का स्वरूप है उसको हम बांटते हैं। ठीक है, सरकार की संसदीय व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरी ओर सरकार की एक राष्ट्रपति व्यवस्था होती है। राष्ट्रपति व्यवस्था, इसमें क्या होती है कि कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ठीक है, यह संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है, मतलब कोई मतलब नहीं होता है इसका विधायिका से। तो देखते हैं कि जो कार्य संसदीय स्वरूप होता है हमारा संसदीय व्यवस्था, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। ठीक है, संसदीय सरकार को अक्सर कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। ये सब किसको कहा जा रहा है? संसदीय व्यवस्था वाली सरकार को। यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत जैसे देशों में प्रचलित है। दूसरी ओर अगर हम राष्ट्रपति सरकार की बात करें, जो कि इसमें कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, तो इसमें क्या इसको किस किस नाम से जाना जाता है? गैर उत्तरदायी सरकार, गैर संसदीय सरकार, निश्चित कार्यकारी व्यवस्था। और इसका उदाहरण है कि इनमें कौन कौन से देश आते हैं? अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और श्रीलंका। तो अगर आपसे पूछते अमेरिका, ब्राज़ील, रूस या श्रीलंका में किस प्रकार की व्यवस्था है, संसदीय या राष्ट्रपति, तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पे ऐसे देशों में राष्ट्रपति प्रकार की व्यवस्था है, जबकि ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत में संसदीय प्रकार की सरकार हम यहाँ पे देखने को मिलती है। आइवर जेनिंग्स के शब्दों में इन्होंने क्या कहा है? संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, क्योंकि इसमें जो शक्ति का केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? कैबिनेट होता है। शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है, इसीलिए इन्होंने संसदीय सरकार को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। संसदीय सरकार को उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें कैबिनेट यानी कि वास्तविक कार्यकारिणी जो होती है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, हम पहले ही बता चुके हैं। और इनका जो कार्यकाल है तब तक चलता है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है। जो हमारी कार्यपालिका होती है
कार्यपालिका ये तब तक चलती है जब तक इसको संसद का विश्वास प्राप्त होता है। विश्वास प्राप्त होता है। संसदीय व्यवस्था का प्रादुर्भाव करने वाली ब्रिटिश संसद के उद्भव के उपरांत इसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाने लगा है। विगत में ब्रिटिश संविधान एवं राजनीतिक विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को कैबिनेट से संबंध के संदर्भ में समानता के बीच प्रथम कहा। किसको? प्रधानमंत्री को समानता के बीच प्रथम कहा है। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री की शक्तियां और स्थिति कैबिनेट में बढ़ी हैं। वह ब्रिटिश राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावशाली भूमिका अदा करने लगा। इसलिए बाद में राजनीतिक विश्लेषक जैसे क्रॉसमैन, मैकिन्टोश एवं अन्य ब्रिटिश जो विद्वान थे सरकार की व्यवस्था को प्रधानमंत्री शासित सरकार कहने लगे। क्या कहने लगे? प्रधानमंत्री शासित सरकार। कौन कौन लोग कहते हैं? क्रॉसमैन और मैकिन्टोश। ठीक है। तो अभी तक हम क्या देखें? सरकार की संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था, इन दोनों में हमने अंतर को देखा। कौन कौन से देश आते हैं उसको देखा, और किस हमारे भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में इसकी प्रावधान की गई है उसको हम देखें। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसके अंतर को, इसके डेफिनेशन को, और आर्टिकल को तो एकदम याद रखिएगा क्योंकि आर्टिकल अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। तो चलिए देखते हैं जो संसदीय सरकार है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। भारत में संसदीय सरकार की विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। पहला है नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति जो है नामिक कार्यपालिका होता है, यानी नाम मात्र का। राष्ट्रपति जो होता है नाम मात्र का कार्यपालिका होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि जो प्रधानमंत्री होता है ये वास्तविक कार्यकारी होता है। ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी कई बार स्टेटमेंट में दे देता है कि जो भारत में राष्ट्रपति हैं नामिक यानी नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं, नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं, जबकि पीएम जो होते हैं वास्तविक कार्यकारी होते हैं। इस तरह राष्ट्रपति जो होता है राज्य का मुखिया नामिक होता है। ठीक है। राज्य का मुखिया, हमारे राज्य का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है, तो ये कौन नाम मात्र का होता है। राज्य का मुखिया नामिक होता है, यानी कि नाम मात्र का। ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री जो है सरकार का मुखिया होता है। आर्टिकल 74 में आप नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी। उसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है? बाध्य होता है। आर्टिकल 74 में इस बात की व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाएगी, और ये जो मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति को कार्य करने के लिए सलाह देगी या परामर्श देगी, और राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होगा। वो विवेकानुसार ना होकर क्या होगा? बाध्य होगा। अगली विशेषता को देखते हैं, बहुमत प्राप्त दल का शासन। जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत सीटें ज़्यादा प्राप्त होती हैं लोकसभा में, वह जो होती है सरकार बनाती है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जो होता है प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होती तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ये अभी तक हम दो विशेषताएं देखें, और किसकी है ये है संसदीय व्यवस्था की जो सरकार होती है उसकी विशेषताओं को हम देख रहे हैं। अगली व्यवस्था है संसदीय व्यवस्था की सामूहिक उत्तरदायित्व। यह संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। किसके प्रति? संसद के प्रति। कोई एक केवल मंत्री उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, और विशेषकर लोकसभा के प्रति।
ठीक है, विशेषकर लोकसभा यानी कि लोअर हाउस के प्रति। और ये किस में जिक्र की गई है? आर्टिकल 75 में। आर्टिकल 75 में कही गई है कि जो मंत्री होंगे सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये एक टीम की तरह कार्य करते हैं। जो मंत्री होते हैं एक टीम की तरह कार्य करते हैं और साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में जो है प्रभावी होता है कि लोकसभा जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। अगर लोकसभा, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे। अगर लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव किसी मंत्री के प्रति पारित करती है, अविश्वास प्रस्ताव, तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र अपना देना पड़ता है। ठीक है। अगली विशेषता है राजनीतिक एकरूपता। सामान्यतः मंत्री परिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं और इस तरह उनकी जो समान राजनीतिक विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री जो है सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। पहले तो अगर एक दल है तो सबकी विचारधारा एक होनी चाहिए, और अलग अलग है तो एक ही विचारधारा मानने के लिए उनको बाध्य होना पड़ेगा। दूसरी है दोहरी सदस्यता। मंत्री जो है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। किसके किसके? दोहरी सदस्यता कहने का मतलब है कि जो मंत्री हैं वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों का सदस्य होगा। विधायिका यानी कि संसद का और कार्यपालिका मतलब सरकार का, दोनों का सदस्य होता है। और यदि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। इसमें अगर कोई व्यक्ति है अगर संसद का सदस्य नहीं है तो वो कार्यपालिका का भी सदस्य नहीं होगा, कार्यपालिका का भी सदस्य नहीं होगा। ठीक है। संविधान व्यवस्था करता है यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसको 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। संसद का सदस्य नहीं है और कार्यपालिका का सदस्य है तो उसको 6 माह के अंदर, ये आप लोग टाइम जो फिक्स टाइम है इसको याद कर लीजिएगा, 6 माह के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना ही होगा। ठीक है। अगली विशेषता है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। वह मंत्री परिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। किसका किसका? मंत्री परिषद, सत्तारूढ़ दल और संसद का क्या होता है? नेता होता है। इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका का निर्वहन करता है। अगली विशेषता है निचले सदन का विघटन। संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटित किया जा सकता है। पीएम अगर सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति उसको विघटित कर सकता है। किसको? लोकसभा को। दूसरी शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व भी नए चुनाव के लिए राष्ट्रपति से लोकसभा विघटन की सिफारिश कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि संसदीय व्यवस्था में कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। किसको? कार्यकारिणी को कार्यपालिका का विघटन करने का अधिकार है। ठीक है। अगली विशेषता है गोपनीयता। मंत्री जो होते हैं गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं और अपने कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना नहीं दे सकते। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है? मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं। राष्ट्रपति शासन की का डेफिनेशन बता दी कि ये जो इनकी कार्यपालिका होती है विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती है या उत्तरदायी नहीं होती है। तो इसकी विशेषताओं को देखते हैं। भारतीय संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था की गई है। कहाँ पे? यूएसए में राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था वाली सरकार की निम्नलिखित विशेषताओं को हम देखते हैं। अमेरिकी जो राष्ट्रपति होता है राज्य व सरकार दोनों का मुखिया होता है।
राज्य और सरकार दोनों का मुखिया होता है। हमारे भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति जबकि सरकार का प्रमुख पीएम होता है। ऐसा नहीं होता है अमेरिका में राज्य व सरकार दोनों का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होता है। एक राज्य का प्रमुख होने के नाते उसे राज्य की स्थिति प्राप्त होती है और सरकार का प्रमुख होने के नाते वह सरकार के कार्यकारी अंगों का नेतृत्व करता है। ठीक है, राजकीय और कार्यकारी दोनों अंगों का ये नेतृत्व करता है। अगला देखते, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है 4 वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए होता है। उसे कांग्रेस द्वारा गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने के अतिरिक्त नहीं हटाया जा सकता। इसको कांग्रेस यानी कि वहाँ की जो संसद है केवल इसको तभी हटा सकती है जब गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए। गैर संवैधानिक कार्य के लिए दोषी पाए जाने पे ही इसको इसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा नहीं हटाया जा सकता। अगला देखते हैं कि राष्ट्रपति कैबिनेट या छोटी इकाई जो होती है किचन कैबिनेट की सहायता से शासन चलाता है। यह केवल एक परामर्शदात्री इकाई होती है, यानी केवल परामर्श देती है, परामर्शदात्री इकाई होती है। इसमें गैर निर्वाचित विभागीय सचिव होते हैं। कौन होते हैं? गैर निर्वाचित विभागीय सचिव। इनका चयन एवं नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। जो किचन कैबिनेट होती है इनके सदस्यों का चयन और नियुक्ति भी दोनों किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। और वे केवल उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के द्वारा किसी भी समय उन्हें हटाए जा सकते हैं। जो ये जो लोग सदस्य चुने जाते हैं केवल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और राष्ट्रपति इन्हें किसी भी समय हटा भी सकता है। अगली विशेषता देखते हैं कि जो लोअर हाउस होता है यानी राष्ट्रपति और उसके सचिव अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो मैं पहले भी बता दी थी। वे न तो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं और न ही सत्र में भाग लेते हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का विघटन नहीं कर सकता जैसा कि हमारी इंडिया में होता है। इंडिया में राष्ट्रपति जो होता है लोअर हाउस का विघटन कर सकता है, लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं होता, विघटन नहीं हो सकता। अगली विशेषता है राष्ट्रपति शासन की कि शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का आधार है। सरकार का विधायी, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्तियों को सरकार की 3 स्वतंत्र इकाइयों में विभाजित एवं विस्तृत किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं संसदीय व्यवस्था के गुण क्या हैं। संसदीय व्यवस्था में क्या क्या गुण हैं? अगर हम संसदीय व्यवस्था के गुण की बात करें तो पहला हम देखते हैं विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य। कहने का तात्पर्य यह है कि संसदीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यही है कि यह सरकार के विधायी एवं कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग एवं सहकारी संबंधों को सुनिश्चित करता है। कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है और दोनों अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं। परिणाम स्वरूप इन दोनों अंगों के बीच विवाद के बहुत कम अवसर होते हैं। दूसरा इसका है उत्तरदायी सरकार। अपनी प्रकृति के अनुरूप संसदीय व्यवस्था में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। ठीक है, और मंत्री जो होते हैं अपने मूल एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद मंत्रियों एवं विभिन्न तरीकों जैसे प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पे क्या करते हैं? नियंत्रण रखते हैं। कौन रखता है? संसद नियंत्रण रखता है। अगला जो गुण है संसदीय व्यवस्था का वो है निरंकुशता का प्रतिषेध। ठीक है, इस व्यवस्था के तहत कार्यकारी एक समूह में निहित रहती है जो कि मंत्रिपरिषद होती है, न कि व्यक्ति में, किसी एक सिंगल पर्सन में ना होके मंत्रिपरिषद यानी कि व्यक्तियों के समूह में कार्यकारी निहित होती है। ठीक है, यह प्राधिकृत व्यवस्था कार्यपालिका की निरंकुशता पर प्रकृति पर जो है रोक लगाती है, अर्थात कार्यकारिणी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसे अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। अगली जो गुण है वो है वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था। सत्तारूढ़ दल के बहुमत खो देने पर राज्य का जो मुखिया होता है यानी कि राष्ट्रपति
जो होता है विपक्षी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। अगर मान लीजिए बहुमत प्राप्त दल का कोई नेता, वो जो प्रधानमंत्री या सरकार बनी है और वो अपना बहुमत खो दे, तो राष्ट्रपति जो है विपक्षी दल को भी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती है। इसका तात्पर्य है कि नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन हो सकता है। नए चुनाव के बिना वैकल्पिक सरकार का गठन, ठीक है। ये कब हो सकता है? जब बहुमत प्राप्त दल अपना बहुमत खो दे संसद में, यानी कि लोकसभा में। डॉक्टर जेनिंग्स कहते हैं विपक्ष का जो नेता होता है वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है। कौन कहता है? डॉक्टर जेनिंग्स का कहना है कि विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अगली विशेषता को देखते हैं, व्यापक प्रतिनिधित्व, अर्थात संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका लोगों के समूह में गठित होती है। उदाहरण के लिए मंत्री लोगों का प्रतिनिधि है। इस प्रकार यह संभव है कि सरकार के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखता है। अगला देखते हैं संसदीय व्यवस्था के दोष क्या क्या हैं। पहला है अस्थिर सरकार। संसदीय व्यवस्था स्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं करती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी या फिर नहीं करेगी। मंत्री बहुमत की दया पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वे अपने कार्यकाल को नियमित रख सकें, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव या राजनीतिक दल परिवर्तन या बहुदलीय गठन सरकार को अस्थिर कर सकता है। मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा और आई.के. गुजराल के नेतृत्व वाली जो सरकारें थीं, इसका उदाहरण है कि उन्हें बहुमत जब नहीं मिला तो उनकी सरकार टूट गई थी, ठीक है। अगली इस दोष है कि नीतियों की अनिश्चितता, ठीक है। निश्चितता का अभाव होता है नीतियों की, यानी कि कोई भी सरकार आ रही है अपने हिसाब से किसी भी नीति को बना सकती है, पलट सकती है, ठीक है। तो संसदीय व्यवस्था में दीर्घकालीन नीतियां लागू नहीं हो पाती क्योंकि सरकार के कार्यकाल की अनिश्चितता बनी रहती है। सत्तारूढ़ दल में परिवर्तन से सरकार की नीतियां परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार की नई नीतियों को पलट दिया। और ऐसा ही कांग्रेस जब 1980 में सत्ता में आई तो उसने मोरारजी देसाई की जो नीतियां थीं उसको पलट दिया। अगली इसकी दोष है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। जब सत्तारूढ़ पार्टी को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो कैबिनेट निरंकुश हो जाती है और वो लगभग असीमित शक्तियों की तरह कार्य करने लगती है, ठीक है। तो H.J. लास्की इस संबंध में कहते हैं, H.J. लास्की, कि संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। संसदीय व्यवस्था कार्यकारिणी को तानाशाही का अवसर उपलब्ध करा देती है। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मूर भी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रहे हैं। रैमसे मूर, इनका भी कहना है कि कैबिनेट की इनका क्या कहना है कि कैबिनेट की तानाशाही की शिकायत करते हैं। इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी का काल भी इसका गवाह है। अगली इसकी दोष है शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं। कैबिनेट विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों की नेता होती है, जैसा कि बेगहाट हैं, कहते हैं कि कैबिनेट जो होती है कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है। जो कैबिनेट होती है, बेगहाट कहते हैं कैबिनेट कार्यपालिका एवं विधायिका को जोड़ने में हाइफन जैसी भूमिका निभाती है, जो दोनों को जोड़ने के लिए बाध्य है। इस तरह सरकार की पूरी व्यवस्था शक्तियों को विभाजित करने वाले सिद्धांत के खिलाफ हो जाती है। वास्तव में यह शक्तियों का मेल है, ठीक है। अब अगला देखते हैं इसकी जो दोष है। अगला, अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित नहीं होती क्योंकि मंत्री अपने क्षेत्र में निपुण नहीं होते।
मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री के पास सीमित विकल्प होते हैं, उनकी पसंद संसद सदस्यों तक प्रतिबंधित रहती है और बाह्य प्रतिभा तक विस्तारित नहीं होती। इसके अतिरिक्त मंत्री जो होते हैं अधिकांश समय अपने संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों एवं दलीय गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं। अब हम संसदीय और राष्ट्रपति शासन की तुलना उनकी विशेषताओं, गुण और दोनों के आधार पर करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं संसदीय व्यवस्था स्वीकार्यता के कारण संसदीय व्यवस्था को क्यों स्वीकार किया गया था। संविधान सभा में अमेरिकी राष्ट्रपति व्यवस्था के पक्ष में एक मत उभरा, लेकिन इसके जनकों ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को निम्नलिखित कारणों से प्रमुखता दी। पहला है व्यवस्था से निकटता। संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को इसलिए भी अपनाया कि ये भारत में ब्रिटिश शासन काल से ही यहाँ अस्तित्व में जो था, ये ब्रिटिश शासन काल से ही ये ऐसा था यहाँ पे। ठीक है, के.एम. मुंशी के अनुसार के.एम. मुंशी तर्क देते हैं कि इस देश में पिछले 30 या 40 वर्षों से सरकारी काम में कुछ उत्तरदायित्वों को शुरू कराया गया है। इससे हमारी संवैधानिक परंपरा संसदीय बनी है। इस अनुभव के बाद हमें पीछे क्यों जाना चाहिए और क्यों महान अनुभव को खरीदें। ठीक है, ये कौन कह रहा है? के.एम. मुंशी कह रहे हैं। अगला देखते हैं कि क्या कारण था जिसकी वजह से संसदीय व्यवस्था को भारत में अपनाया गया था। उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता देने के कारण। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इस ओर इशारा किया था कि लोकतांत्रिक कार्यकारिणी को 2 शर्तों से अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व। दुर्भाग्य से अब तक यह संभव नहीं हो सका है कि ऐसी व्यवस्था खोजा जाए जिसमें दोनों समान स्तरों को सुनिश्चित किया जा सकता हो। अमेरिकी व्यवस्था ज़्यादा स्थायित्व देती है लेकिन कम उत्तरदायित्व। दूसरी तरफ ब्रिटिश व्यवस्था ज़्यादा उत्तरदायित्व देती है लेकिन कम स्थायित्व। ठीक है, प्रारूप संविधान ने कार्यपालिका की संसदीय व्यवस्था की सिफारिश करते हुए स्थायित्व की तुलना में उत्तरदायित्व की अधिक वरीयता को दिया। ठीक है, हमारे भारत में उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता दी गई जैसा कि ब्रिटिश संविधान में दिया गया है। अगला देखते हैं विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता थी। ठीक है, संविधान जो निर्माता थे वो चाहते थे कि विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव को नकारा जाए, जो कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में पाया जाता है। उन्होंने सोचा कि एक प्रारंभिक लोकतांत्रिक सरकार के इन 2 घटकों के बीच संघर्ष और अस्थायी खतरे को वहन नहीं किया जा सकता। वे चाहते थे कि एक ऐसी सरकार बने जो देश के चौमुखी विकास के लिए अनुकूल हो। अगला देखते हैं भारतीय समाज की प्रकृति। भारत जो है विश्व में सर्वाधिक मिश्रित राज्य एवं सर्वाधिक जटिल समाज वाला है। इस तरह संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को अपनाया ताकि सरकार में विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों के लोगों के हित में बहुत अवसर सुलभ हो सके और राष्ट्रीय भावना को लोगों के बीच बढ़ाते हुए अखंड भारत का निर्माण हो सके। संसदीय व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए या इसे राष्ट्रपति व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए, इस बात को लेकर 1970 के दशक से देश में बहस एवं वाद विवाद जारी है। इस मामले में विस्तार से स्वर्ण सिंह समिति द्वारा विचार किया गया, जिसका गठन 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया था। इसके पहले की क्लास में मैं स्वर्ण सिंह समिति के बारे में डिस्कशन की थी। ठीक है, समिति का मत था कि संसदीय व्यवस्था जो है अच्छा कार्य कर रही है और इस तरह कोई भी ज़रूरत नहीं है कि इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में परिवर्तित किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय व्यवस्था और ब्रिटिश मॉडल जो है, इन दोनों में कुछ अंतर भी है। चूँकि भारत जो है ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था को अपनाया, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, उन्हीं अंतरों को हम देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश जो राजशाही है, ब्रिटिश जो राज पद्धति के प्रकार अगर हम देखें तो ब्रिटेन में ब्रिटिश राजशाही है। ठीक है, जबकि हमारे भारत में गणतंत्र पद्धति है, गणतंत्र पद्धति। दूसरे शब्दों में भारत में राज्य का जो मुखिया होता है यानी कि राष्ट्रपति, इनका निर्वाचन होता है, जबकि ब्रिटेन में जो राज्य का मुखिया होता है यानी कि राजा, ये क्या होता है? आनुवांशिक होता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति निर्वाचित होता है हमारे देश में, जबकि ब्रिटेन में आनुवांशिक होता है। दूसरा, ब्रिटिश व्यवस्था जो है संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर कार्य करती है। ब्रिटिश जो है संसद की संप्रभुता की यानी सर्वोच्च कौन है? संसद है, उस पर कार्य करती है। जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है और शक्तियों पर प्रतिबंध है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे संसद सर्वोच्च नहीं है, नहीं है, इसकी शक्तियों पे कुछ लिमिटेशंस हैं। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे देश में लिखित संविधान
लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार का वर्णन है हमारे संविधान में। अगला देखते हैं क्या अंतर है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंपलसरी है ब्रिटेन में कि वहाँ का जो पीएम है लोअर हाउस का उसको सदस्य होना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोअर हाउस का ही सदस्य हो। अगला देखते हैं कि सामान्यतः ब्रिटेन में संसद सदस्य जो होते हैं बतौर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। भारत में जो व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है उसे भी अधिकतम 6 माह के लिए अवधि तक के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद उसको संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन में अगर कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है। लेकिन भारत में वो अगर कोई व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मंत्री अगर चुन लिया जाता है तो उसको 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। अगला देखते हैं, ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, ब्रिटेन में मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्री को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयी कार्य में प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता है। ब्रिटिश सरकार जो होती है, ब्रिटिश कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट यानी कि इसको शैडो कैबिनेट कहते हैं इंग्लिश में, शैडो कैबिनेट एक अनोखी संस्था है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है ताकि सत्तारूढ़ दल के साथ संतुलन बनाया जा सके। तो छाया कैबिनेट किसके द्वारा गठित की जा रही है? विपक्षी दल द्वारा। ठीक है, जबकि भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो मतलब विपक्षी दल द्वारा छाया कैबिनेट को गठित करे। ठीक है, अब देखते हैं संसदीय एवं राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना। अभी तक हमने पढ़ा संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना या फिर उनके गुण दोष। ठीक है, और यही सब यहाँ भी दिया हुआ है कि इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके दोष क्या हैं, इनके गुण क्या हैं। तो आप लोग इसमें देख लीजिएगा। जैसे कि अगर हम संसदीय व्यवस्था की गुण की बात करें, विशेषताओं की बात करें, दोहरी कार्यकारिणी, बहुमत के दल का शासन, सामूहिक उत्तरदायित्व, राजनीतिक एकरूपता, दोहरी सदस्यता, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, शक्तियों का सम्मिश्रण। इसके गुण को भी हम पूरा देखे हैं, दोष को भी देखे हैं, और विशेषताओं में भी हम लोग राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताओं को देखें, दोष को देखें, गुण को देखें। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बाकी चैप्टर को आप एकदम ध्यान से समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम अब सारे धीरे धीरे नज़दीक ही आ रहे हैं, तो कोई क्लास आप लोग प्लीज़ मिस मत करिए। धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे तो एक एक स्टेप करके हम एग्ज़ाम की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिए ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ कि ठीक है, और उस पर आप लोग कमेंट करिए। वीडियो अगर देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट करिए और शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि और भी लोगों को क्या पता ज़रूरत हो ऐसी वीडियो की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।